सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। तालिबान ने कश्मीरियों के हक में बयान दे दिया। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा, तालिबान को मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हक है। दोहा मुआहदे के मुताबिक किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन की पॉलिसी नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के नाते तमाम ममालिक में उनको बराबर के हुकूक देने के लिए बात करेंगे। तालिबान ने भी कश्मीरियों के हक में बयान दे दिया। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिबान को मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हक है। उन्होंने कहा कि दोहा मुआहदे के मुताबिक किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन की पॉलिसी नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के नाते तमाम ममालिक में उनको बराबर के हुकूक देने के लिए बात करेंगे। ज़िला कचहरी लाहौर में बीवी की बेवफाई पर खुदकुशी की कोशिश की गई। शौहर ने अदालत की छत से कूदने की कोशिश की, वहां मौजूद लोगों ने खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। शौहर दुहाइयां देता रहा कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। लाहौर सेशन कोर्ट ने अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। अदाकारा आयशा सना पर शहरी यूसुफ बेग मिर्ज़ा की फैमिली को बदनाम करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने 4 अक्टूबर को FIA से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। FIA साइबर क्राइम ने यूसुफ बेग मिर्ज़ा की मुद्दत में चालान पेश कर रखा है। लाहौर सेशन कोर्ट ने अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। अदाकारा आयशा सना पर शहरी यूसुफ बेग मिर्ज़ा की फैमिली को बदनाम करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने 4 अक्टूबर को FIA से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। FIA साइबर क्राइम ने यूसुफ बेग मिर्ज़ा की मुद्दत में चालान भी पेश कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सुनामी मनसूबे पर काम बंद करके महकमा जंगलात के एहलकार हड़ताल पर चले गए। मुतादिद अजला में एहलकारों को अपग्रेडेशन और मरात न मिलने के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मीटिंग हुई थी पेशावर में जिसमें ये फैसला हुआ था कि 1 सितंबर से हम सुनामी का बाइकाट करेंगे और 16 सितंबर को पेशावर असम्बली चौक में धरना देंगे, क्योंकि हमारे जायज़ मुतालबात अगर नहीं माने गए तो हम धरना देंगे। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जब तक वो माने नहीं जाते 15 सितंबर तक हमने डेड लाइन दी है और 16 सितंबर से हम पेशावर CM चौक में धरने पे बैठ जाएंगे। जी, इसी बारे में मज़ीद जानते हैं। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताएगा क्या कहना है महकमा जंगलात के इन मुलाजमीन का? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी शदीद मुश्किलात का शिकार है और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के लिए बिलियन ट्री सुनामी का टारगेट हासिल करना मुश्किल बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में एहलकारों को अपग्रेडेशन और मराद न मिलने के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। इन एहलकारों का ये कहना है कि 2017 में कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उस वक्त के जो CM थे खैबर पख्तूनख्वा के परवेज़ खान खटक, उन्होंने ऐलान किया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो डिजर्व करता है और इनको जो है अपग्रेडेशन दी जाएगी और इनको प्रमोशन दी जाएगी। लेकिन 4 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद इनको जो है अभी तक प्रमोशन नहीं दी गई है। और इसके अलावा 2013 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो है इसको फोर्स डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फोर्स डिक्लेयर होने के बावजूद इनको जो है फोर्स वाली मराद नहीं मिल रही। तो ये मुतालबात हैं इनके कि हमें अपग्रेडेशन भी दी जाए और इसके अलावा हमें फोर्स डिक्लेयर किया गया था तो हमें वो मराद भी दी जाए। अगर इन्होंने आज से भी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में जो है बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का काम बंद कर दिया है और सूबाई हुकूमत को करोड़ों रुपए का इस हवाले से नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ये प्लांटेशनें फेल हो जाएंगी, क्योंकि इनकी अगर देखभाल ना की गई तो यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत को। जी साजिद बलोच, ये बताइएगा कि इस तमाम तर मामले पर अब तक हुक्काम की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? इस हवाले से हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिलियन ट्री सुनामी के साथ जुनेद साहब के साथ रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा है कि मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया है और मैं छुट्टी पर चला गया हूँ। तो उन्होंने भी किसी किस्म का जो है इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं दिया है और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हुकाम से हमने रब्ता करने की कोशिश की है। कोई भी जो है इस मामले के ऊपर कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अपने एहलकार हैं ठीक है। साजिद बलोच, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। चेयरमैन एक्शन कमेटी महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा मुमताज़ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अली साहब आपके वक्त का। बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा मुश्किलात का शिकार हो गया है। महकमा जंगलात के एहलकार काम बंद करके हड़ताल पर जा चुके हैं। सर, अब ये सुनामी ट्री मनसूबे का काम कैसे आगे बढ़ेगा? मेहरबानी आपका मुझे ज्वाइन करने का।
محکمہ جنگلات کے جملہ ملازمین فارسٹ گارڈ فارسٹر اور ڈپٹی رینجر نے کل یعنی 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک صوبائی حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے اور اس دوران 10 بلین افارسٹریشن پروجیکٹ کی تمام ایکٹیویٹی سے بائیکاٹ کا اعلان کیے. اگر 15 ستمبر تک ہماری مطالبات منظور نہ ہوئے تو 16 ستمبر سے اسمبلی چوک پشاور میں خیبر پختونخوا کے تمام فارسٹ ملازمین چترال سے لے کر یہ خان تک اور اینڈس کوستان سے لے کر ہری پور تک یہ احتجاجی دھرنے میں شریک ہوں گے اور مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا. ہمارے کچھ اہم مطالبات ہیں جن میں سے سر فہرست سب سے پہلا جو مطالبہ ہے ہمارا وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے سال 2013 میں ایک اعلامیہ کے ذریعے محکمہ جنگلات کو صوبائی محکمے سے فارسٹ فورس میں تبدیل کیا ہے. محکمہ جنگلات خیبر پختونخوا کی ملازمین کو ہمارا مطالبہ ہے کہ 20 فروری 2013 سے پولیس فورس کے برابر تنخواہ مراحت اور اس دوران باقاعدہ سمیت اور اس دوران ہمارے شہید ہونے والے اہلکاران ان کے لیے ان کے لواحقین کے لیے جو ہے شہید پیکج کا اجرا کیا ہے یہ پولیس فورس کے برابر. اس کے علاوہ 14 نومبر 2017 کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بل انٹری کی کامیابی کے پروگرام کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں اس وقت کے چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب نے فارسٹ ملازمین اور افسران کے لیے پروموشن کا اعلان کیا تھا. ہم آج بھی اس اعلان کے منتظر ہیں, عمل درآمد کے منتظر ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے اعلان کی تاریخ سے کیا جائے. تیسرا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ دیگر صوبائی محکموں اور فارسٹ فورس ملازمین کی تنخواہ اور الاؤنس میں تفاوت ختم کرنے کے لیے فارسٹ ٹیکنیکل الاؤنس کی منظوری دی جائے. اور چوتھا اور سب سے اہم مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت ان مطالبات کو منظور نہیں کرتی تو تسلیم نہیں کرتی تو یہ نام نہاد فارسٹ فورس ایکٹ 2013 کا خاتمہ کر کے فارسٹ ملازمین کو دیگر صوبائی محکموں کے ملازمین کی طرح انہیں جینے کا حق دیا جائے یعنی یونین کا حق دے تاکہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. اس کے علاوہ جی فارسٹ فورس کے ملازمین نے یعنی محکمہ جنگلات کے ملازمین نے 10 اور 15 سال کا کام یعنی بلینٹریز افارسٹریشن پروجیکٹ ایٹاپ کو صرف 4 سال کی قلیل مدت میں مکمل کیا. اور اس کے علاوہ اس کے نتیجے میں ملنے والی عالمی پذیرائی کی وجہ سے 5 جون 2019 کو عالمی 5 جون 2020 کو عالمی 21 کو یوم ماحولیات کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے جو کہ یقیناً ایک کارنامہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے. اس کے علاوہ جی ہمارے کچھ سوالات ہیں کہ فارسٹ ملازمین نے خصوصاً پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کو دنیا بھر میں عزت دی ہے. کیا صوبائی حکومت نے بھی بدلے میں فارسٹ ملازمین کو عزت دی ہے؟ اس کے علاوہ فارسٹ ملازمین نے پاکستان تحریک انصاف کے بل انٹریز افارسٹریشن پروجیکٹ کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا. بدلے میں صوبائی حکومت نے فارسٹ ملازمین کو سینے سے لگایا دیوار سے. WWF کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ رپورٹ 2017 میں ذکر ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ پر اپنی استعداد سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا. اس کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے عمل کے لیے مراحت اور دیگر سہولیات دی جائیں. اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ماحولیات خیبر پختونخوا نے بھی 21 اپریل کو اپنے منعقدہ اجلاس میں ممبرانی کمیٹی نے حکومت کی سفارش کی ہے کہ محکمہ جنگلات کو فارسٹ ٹیکنیکل الاؤنس دی جائے جس طرح بقیہ محکموں کو خصوصی الاؤنسز مل رہے ہیں. تو یہ اس بارے میں ہمارے وہ معروضات ہیں کہ بھائی ہماری گورنمنٹ سے ٹھیک ہے. تو یہ تمام مطالبات ہیں جو کہ صوبائی حکومت کے سامنے رکھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا کیا موقف آتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ممتاز علی صاحب موجود تھے. ساجد بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے. ساجد آپ کا بھی بہت شکریہ. نازیہ حسن کے شوہر مرزا اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا. مرزا اشتیاق بیگ کا کہنا ہے کہ نازیہ حسن کے 21ویں برسی پر ان کے بھائی زہیب نے ان پر سنگین الزامات لگائے جن کی وہ تردید کرتے ہیں. نازیہ حسن کے شوہر مرزا اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے. مرزا اشتیاق بیگ کا یہ کہنا ہے کہ نازیہ حسن کی 21ویں برسی پر ان کے بھائی زہیب نے ان پر سنگین الزامات لگائے جن کی وہ تردید کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے دوران فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے. چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف سینیٹر سیف اللہ خان نیازی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان بھٹی بتائے گا کیا کہا گیا ہے اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی جانب سے.
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया उसमें ये कहा गया कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के आज़ादाना और शफाफ इनेकाद के लिए इंतखाबात के दौरान फौज की तैनाती की जाए, मुतालबा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। और ये कहना था कि माजी के तजर्बे से साबित हुआ है कि फौज को सिक्योरिटी पर मामूर किए बगैर करवाए जाने वाले इंतखाबात को शबात की जद में रहते रहे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की अदम मौजूदगी धांधली के रास्ते खुले हैं। इसलिए फौज की तैनाती जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड में की जाए ताकि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। मुल्क भर में जो है 12 सितंबर को 42 कंटोनमेंट बोर्ड में जो इंतखाबात हैं वो शेड्यूल हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़शान अपडेट करने के लिए। बुजुर्ग सियासतदान बलोचिस्तान के पहले वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। सरदार अताउल्लाह मेंगल की उम्र 93 बरस थी। तदफीन आबाई इलाके ज़िला खुजार में की जाएगी। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 1970 में बलोचिस्तान असम्बली के पहले इलेक्शन में नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया था और कामयाब हुए थे। उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की और 1973 से 1977 तक जेल में रहे। सरदार अताउल्लाह मेंगल 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो आर्ज़ाए कल्ब के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी तदफीन आबाई इलाके ज़िला खुजदार में की जाएगी। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 1970 में बलोचिस्तान असम्बली के पहले इलेक्शन में नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया था और कामयाब हुए थे। उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की और 1973 से 1977 तक जेल में भी रहे। घर बनाना ख्वाब बन गया। मुल्क में सीमेंट और सरिये की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। 510 रुपये की सीमेंट की बोरी 670 रुपये की हो गई। 1,12,000 रुपये फी टन बिकने वाला सरिया अब 1,70,000 में फरोख्त हो रहा है। मौशी माहिरीन कहते हैं कि सीमेंट और सरिया महंगा होने से तामीराती लागत बढ़ने के साथ साथ मईशत भी मुतासिर हो रही है। अशरफ खान की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर की मार्केटों में लोहे की कीमत में इजाफा हो गया। लोहे की फ़ी किलो कीमत 6 रुपये बढ़ गई। मार्केट में आम सरिया 155 रुपये से 160 रुपये तक, जबकि 60 ग्रेड और 40 ग्रेड के सरिये का रेट 180 रुपये से 185 रुपये फ़ी किलो हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं, सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लोहा एक मरतबा फिर महंगा है, वो हो गया है और स्टील प्राइवेट मिल्स पालकान की जानब से 6,000 रुपये फी मैट्रिक टन जो लोहे की कीमतों में इजाफा है वो किया गया है। जिसके बाद अगर बात करें आम मार्केट में, तो आम मार्केट के अंदर जो आम लोहा है वो तकरीबन 155 से 160 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो ग्रेड 60 और ग्रेड 40 का लोहा है वो 180 से 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है वो हो रहा है। और इस वजह से जो बदामी बाग लोहा मार्केट डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि FBR की तरफ से 140 रुपये फिक्स रेट है वो जारी किया गया है। जिसके बाद 17% सेल टैक्स और दीगर जो चार्जेस डालने के बाद जो एक्स मिल रेट है लोहे का वो 179 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है वो जारी किया गया है। जिसके बाद आम मार्केट के अंदर लोहा है वो 180 से 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। और स्टील बार और लॉन्ग प्रोफाइल में शामिल लोहे की अशिया जिनमें सरिया है, TR है, गार्डर है और दीगर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला जो लोहा है, खाम माल है, उसकी कीमतों में 6,000 रुपये। सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और तामीराती शोबे से वाबस्ता फैसलाबाद के मजदूरों को भी परेशानी का सामना है। मजदूरों का कहना है कि सारा दिन काम की तलाश में रहने के बावजूद दिहाड़ी नहीं लगती, खाली जेब घर कैसे चलाएं। मज़ीद जानते हैं, फ़ज़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ज़ील, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने की वजह से अगर घर बनाना मुश्किल है तो अब घर चलाना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। फैसलाबाद के मज़दूर जो हैं वो शदीद परेशान हैं। तामीरात का काम जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मज़दूरों को कहना है कि हमारा रोज़गार शदीद मुतासर हो रहा है, घरों में फाके चल रहे हैं और जो मज़दूर हैं शदीद परेशान हैं। मज़दूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। सर जी, सबसे बड़ी परेशानी ये है इधर रोज़गार नहीं है। महीना हो गया वेले बैठे हुए हैं। खान साहब कह रहे हैं जी मैंने सहूलतें दे दी हैं, मैंने लंगर खाना खोल दिया है। चलो वो हम मानते हैं, वो लंगर खाना हमारे लिए है। जो हमारी बहनें और बेटियाँ हैं, हमारी वालदा साहब है, हम उन्हें भी इधर लंगर खाने में लेकर आएँ। सिर्फ हमारी ये कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ एक अर्ज़ है, मिन्नत है भी हमारे गरीबों के बारे में वो कुछ सोचें। जो ये गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, इनका रोज़गार इतना मुतासर है कि ये शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि मज़दूरों का। बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक के सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी का मामला। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जस्टिस आयशा मलिक ने जुडिशल कमीशन को अपनी रजामंदी से मुतालिक आगाह भी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक के सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी का मामला, इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक ने जुडिशल कमीशन को अपनी रजामंदी से आगाह भी कर दिया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जरिए जुडिशल कमीशन को रजामंदी से मुतालिक आगाह किया गया है। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 9 सितंबर को होगा, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक की तकरीर पर गौर होगा। ताहम दूसरी जानब जो वकला बिरादरी है उसने सीनियरिटी से हटकर जस्टिस आयशा मलिक को तैनात करने पर मुद्दती हड़ताल का भी ऐलान कर रखा है। बहुत शुक्रिया अमानत, अपडेट करने के लिए। हालात की चक्की में पिसने वाला टेनिस बॉल पिकर असद जमान पाकिस्तान जूनियर चैंपियन बन गया। साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी रशीद मलिक की सरपरस्ती में बड़े एजाज़ात अपने नाम करने के लिए बाहिम्मत टेनिस स्टार से मिलवा रहे हैं कराची से महमूद रियाज। ये है लाहौर शादरा से ताल्लुक रखने वाला 14 साला असद जमान, जो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। असद के वालिद भी टेनिस कोर्ट में बॉल पिकर थे और 8 बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी भी इनके सुपुर्द थी। असद को भी गुर्बत से लड़ने के लिए टेनिस एकेडमी में बॉल पिकर रखवा दिया। मैं तो पहले मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी एकेडमी में बुलाया। मैं बॉल पिकर था, 9 साल की उम्र में उन्होंने मुझे अपनी एकेडमी में बुलाया, तो मैं मेहनत करता रहा। मलिक साहब ने मुझे कोचिंग की, फिर कैंप में डाला। साबिक इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी रशीद मलिक ने जब टेनिस कोर्ट में असद का शौक और लगन देखी तो इसकी सरपरस्ती शुरू कर दी। असद जमान को रशीद मलिक की सरपरस्ती क्या मिली, इसके अंदर का टेनिस प्लेयर बाहर आने लगा। जूनियर लेवल पर पाकिस्तान का चैंपियन बन गया। मैंने देखा इसमें टैलेंट है बच्चे में। मैंने इसके वालिद को बुलाया, मैंने इसको कहा मैं गिव हिम स्कॉलरशिप। ये 3 साल हमारी एकेडमी में रहा और जब ये 3 साल एकेडमी में मैंने देखा ये बड़ा हार्ड वर्किंग और जो भी मैं बोलता हूँ या करता हूँ ये नोट करता है चीज़ें। असद जमान जैसे कई टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिनको अगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट के बाद लकीर न पीटनी पड़े कि कौमी खिलाड़ी बगैर मेडल के खाली हाथ लौटे। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा महमूद रियाज। कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ दुबई में मुकीम बेरोजगार पाकिस्तानी नौजवान के साथ हुआ जिसने लकी ड्रॉ में 4.5 करोड़ रुपए जीत लिए। Everybody, are you ready? 3, 2, 1, let's do it. बेरोजगार पाकिस्तानी नौजवान पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और साथ ही साथ उसे सालगिरह पर बड़ा नहीं बहुत ही बड़ा तोहफा मिल गया। 36, 12, 33 and 49. दुबई में पाकिस्तानी नौजवान राजा ने अपनी 31वीं सालगिरह पर 10 लाख दरहम यानी 4.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जीत लिए। नौजवान ने ये रकम महसूस लकी ड्रॉ में जीती। 3 मिलियन दिरहम। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।